जय हिंद प्यारे बच्चों। तो चलिए हम आगे बढ़ाते हैं हमारे अध्याय अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर को। तो बेटा आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिससे आपके बोर्ड परीक्षा हो, चाहे बेटा नीट की आप तैयारी कर रहे हैं या जेडब्ल्यू मेंस की, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसीलिए पूरे लेक्चर को ध्यान से देखें और साथ में नोट्स जरूर बनाते चलें। तो बेटा यहाँ आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस कर रहे हैं पीएन संधि में अभिनति या बेटा पीएन संधि में बायस। अभिनति या बायस का मतलब होता है कि कैसे हम पीएन संधि को परिपथ में जोड़ते हैं। मतलब बेटा कैसे एक बैटरी से हम पीएन संधि को जोड़ सकते हैं, कितने तरीकों से। तो बच्चों यहां पर किसी भी पीएन संधि डायोड को बैटरी से जोड़ने के यानी बेटा परिपथ में जोड़ने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक होता है अग्र अभिनति या बेटा अग्र दिशिक बायस, दूसरी होती है पश्च अभिनति या पश्च दिशिक बायस। वैसे तो बेटा हिंदी में शुद्ध शब्द है अभिनति, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी में आपके बायस लिखा हुआ है जो कि अंग्रेजी का शब्द है एक्चुअल में, लेकिन बेटा आपको पता होना चाहिए चाहे अभिनति आए चाहे बायस आए, आप समझ जाएंगे कि एक ही बात है। तो चलिए देखते हैं बेटा एक एक करके कि अभिनति किस किस तरीके से होती है, यानी कि कैसे कैसे हम एक पीएन संधि डायोड को इससे बेटा बैटरी से जोड़ेंगे, कितने तरीके हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए आप लोग अग्र अभिनति। एक एक करके हम समझेंगे कि अग्र अभिनति क्या होती है और फिर देखेंगे बेटा पश्च अभिनति क्या होती है। तो हेडिंग डाल लीजिए बच्चों अग्र अभिनति या अग्रदिशिक बायस। ठीक है बेटा। तो इसमें होता क्या है, बहुत आसान सी बात है। यदि आपके पास एक पीएन संधि डायोड है, जैसे कि बच्चों हम पहले भी समझते चले आए हैं, मान के चलिए ये आपके पास एक पीएन संधि है। संधि है इसका मतलब है कि आधे हिस्से में हमने पी अपमिश्रण किया है और बाकी के आधे हिस्से में बेटा हमने एन अपमिश्रण किया है। मान के चलो हम यहां पी अपमिश्रण कर रहे हैं, यानी कि इसे हम बोलेंगे पीएन संधि का पी सिरा, और जबकि इसे हम मान रहे हैं बेटा एन सिरा। ठीक है। हमने ले लिया कि भाई जो पीएन संधि का पी सिरा है वहां पर जो बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं बेटा कौन होते हैं, होल। और जबकि एन सिरे में बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन। तो मान के चलो बेटा इसमें जो बहुसंख्यक आवेश वाहक है अभी होल है, और कुछ एक इक्का दुक्का स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है जो कि कहलाएंगे इसके अल्पसंख्यक आवेश वाहक। वहीं दूसरी तरफ बच्चों हमने ले लिया कि यहां पर बहुसंख्यक आवेश वाहक है कौन, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन, यानी कि स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में है, और जबकि इक्का दुक्का बेटा अल्पसंख्यक आवेश वाहक के रूप में यहां पर कौन है, होल भी होंगे। लेकिन अभी हम बहुसंख्यक आवेश वाहक से ही पूरी कहानी समझना चाह रहे हैं, इसीलिए मैं अल्पसंख्यक को तो यहां मान ही नहीं रहा हूं, उसको बेटा नगण्य मान के चल रहा हूं। अब होता क्या है, जब इनको हम मिलाते हैं तो एक होल मान लो यहां से कहां चला गया बेटा, पी साइड से एन साइड चला गया। तो होगा क्या इससे, इससे सर यहां का इलेक्ट्रॉन यहां आएगा और यहां का होल इधर चल जाएगा। इसको हमने विसरण नाम दिया था कि कैसे होल और स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पी से एन और एन से पी की तरफ आते जाते हैं, इसे ही तो बेटा हमने विसरण बोला था। और आपको याद होगा कि जब होल और इलेक्ट्रॉन आते जाते हैं तो इससे क्या होगा बेटा, यहां पर होल के तरफ यानी कि हम कह सकते हैं पी सिरे में ऋण आवेशित परत बन जाती है, वहीं बेटा धन आवेशित परत बनती है एन सिरे में। और जब ये परत बन जाती है तो इस बीच के हिस्से में, इस खाली जगह में बेटा कोई भी आवेश वाहक यानी कि होल या इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है, और इस परत को हम नाम देते हैं बच्चों अवक्षय परत। क्या नाम देते हैं बेटा, अवक्षय परत या अवक्षय क्षेत्र। चाहो तो आप अवक्षय क्षेत्र बोल दो, अवक्षय परत बोल दो, या एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो इसे हम बोलते हैं बेटा क्या, ह्रास क्षेत्र। ठीक है। इतनी बात मैं पहले भी बता चुका हूं, बस एक बार थोड़ा सा हम रिवाइज कर लें, जब सारी बातें पढ़ ही रहे तो एक बार इसको भी देख लें। तो ऐसा होता है बेटा, तो धन से ऋण की तरफ, धन आवेशित परत से ऋण आवेशित परत की तरफ बेटा एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, आंतरिक विद्युत क्षेत्र। मान लिया हमने ये क्या है बेटा, ई, जो कहां से कहां हो रहा है, धन से ऋण की तरफ।
अब बेटा ये आंतरिक विद्युत क्षेत्र करता क्या है? क्या ये आवेश वाहकों की गति को रोकता है या बेटा आवेश वाहकों की गति को बढ़ाता है? तो अगर हम देखें, मान के चलिए इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के बेटा यहां आना चाह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के बेटा जैसे ये बीच वाले हिस्से में आएगा, तो ये जो आंतरिक विद्युत क्षेत्र है ये उस इलेक्ट्रॉन में बेटा क्या करेगा? बल लगाएगा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत। विद्युत क्षेत्र की दिशा बेटा ऐसी है, विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसी है, मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन यहां आएगा तो बल लगेगा इस तरफ, तो जैसे ही बेटा इलेक्ट्रॉन यहां आना चाहेगा ये विद्युत क्षेत्र से वापस भेज देगा। इसी तरह से होल जब इधर से इधर जाएगा, तो होल जब इधर जाएगा बेटा तो इसमें भी विद्युत क्षेत्र बल लगाएगा। होल क्योंकि हम धन आवेश की तरह मान रहे हैं, इसलिए इस होल में जो बल लगेगा बेटा विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा और ये होल भी वापस आ जाएगा। कुल मिलाके ये जो आंतरिक विद्युत क्षेत्र है, अवक्षय परत में जो आंतरिक विद्युत क्षेत्र है, ये इन होल और इलेक्ट्रॉन की गति को रोकता है बेटा, इन्हें आसानी से इधर से इधर जाने नहीं देता है। ठीक है, अवरोध का काम करता है। और इस धन आवेश पर, धन आवेश की परत में विभव अधिक होगा बेटा, धनात्मक है, और ऋण आवेश की विभव में, ऋण आवेश की परत में विभव कम होगा क्योंकि ऋणात्मक है। तो यहां पर धन आवेश की परत और ऋण आवेश की परत के बीच में एक क्या बन जाएगा बेटा? विभवांतर, जिसको हमने नाम दिया था रोधिका विभवांतर। और ये रोधिका विभवांतर का काम क्या है? इन इलेक्ट्रॉन और होल यानी बहुसंख्यक आवेश वाहकों की गति को रोकना, इनको आसानी से इलेक्ट्रॉन को इधर और होल को इधर जाने ना देना। अब बेटा ये अवक्षय परत जो बनती है ये एक्चुअल में काय का काम कर रही है? ये तो सर इलेक्ट्रॉन और होल को आने जाने नहीं दे रही है, मतलब कि सर ये तो इसका प्रतिरोध बढ़ा रही है। ये जो अवक्षय परत है ये क्या कर रही है बेटा? पीएन संधि का प्रतिरोध बढ़ा रही है। कहने का मतलब ये एक तरह की रुकावट है। ठीक है, अगर ये चौड़ाई और बढ़ती तो बेटा ज्यादा हिस्सा होता जहां आवेश वाहक नहीं रह पाते, यानी कि ये आवेश वाहक की गति का और विरोध करता, मतलब बेटा प्रतिरोध और ज्यादा होता। अगर इस अवक्षय परत की चौड़ाई घटती तो ऐसा बहुत कम हिस्सा होता बेटा, अगर अवक्षय परत की चौड़ाई घटती तो बहुत छोटा सा हिस्सा होता जहां आवेश वाहक नहीं रहते, यानी कि बाकी ज्यादातर हिस्से में आवेश वाहक गति करते और बाकी ज्यादातर हिस्से में धारा प्रवाहित होती, मतलब प्रतिरोध बहुत कम हो जाता। ठीक है ना? तो इतनी बात तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी वैसे बता रखा था, एक बार बेटा मैंने सोचा कि चलो बच्चों को एक हल्का सा रिवीजन दे दूं और फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं भाई साहब? अब हम इस पीएन संधि को एक बैटरी से जोड़ रहे हैं, लेकिन जोड़ने का तरीका क्या है उस पर बेटा ध्यान देना आप लोग। हम बैटरी से जोड़ रहे हैं इसे हम, तो हमने इस तरीके से जोड़ना है कि बैटरी का जो धन सिरा है वो पी से जोड़ा जाए और बेटा बैटरी का जो ऋण सिरा है वो एन से जोड़ा जाए। क्या बोला बेटा मैंने? बैटरी का धन सिरा पी से जोड़ा जाए और बच्चों बैटरी का ऋण सिरा किससे जोड़ा जाए? एन से। बैटरी में दो डंडा बनाते हैं बेटा, एक बड़ा एक छोटा। जो बड़ा डंडा है ये उच्च विभव यानी कि धन को दिखाता है और जो छोटा डंडा है ये निम्न विभव यानी कि ऋण को दिखाता है। अब देखो बेटा, ये बैटरी जुड़ी हुई है, बैटरी का बड़ा वाला डंडा यानी कि धन किससे जोड़े? पी से, और बैटरी का छोटा वाला डंडा यानी ऋण किससे जोड़े? एन से। तो जब इस तरह से जोड़ेंगे तो बेटा इसे ही बोलेंगे हम अग्र अभिनति। तो अग्र अभिनति किसे कहते हैं? जब पीएन संधि को या पीएन संधि डायोड को किसी बैटरी से इस प्रकार जोड़ा जाता है कि बैटरी का धन सिरा पी सिरे से एवं बैटरी का ऋण सिरा एन सिरे से जुड़ा होता है, तो इसे ही हम कहते हैं अग्र अभिनति, पीएन संधि की अग्र अभिनति। ठीक है बेटा, अब इसमें बार बार इतना बड़ा चित्र तो हम बनाएंगे नहीं बच्चों, ये लास्ट लेक्चर में भी मैंने बता रखा हूं आपको कि एक्चुअल में पीएन संधि को तो सर हम इस छोटे से चित्र से दिखा सकते हैं। ये हो गई आपकी पीएन संधि, ये त्रिभुज का जो आधार है पी को दिखा रहा है और ये जो एक और डंडा बना है बेटा ये एन को दिखा रहा है, और इसको इस तरह से जोड़ना है कि पी जुड़ जाए धन से और एन जुड़ जाए बेटा ऋण से। चाहो तो आप याद रख सकते हो पीपी, पीपी मतलब पी से प्लस और एनएन मतलब बेटा क्या होगा? एन से नेगेटिव। ठीक है, आप तो पीपी याद रखो, एनएन तो अपने आप बन जाएगा कि भाई जब मैं पी को प्लस से जोड़ रहा हूं मतलब एन को माइनस से ही तो जोड़ूंगा। तो इस तरीके से बेटा चाहे तो ऐसा डायग्राम बनाओ चाहे इतना सा बनाओ, बात एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है।
तो चलिए अब इसके बारे में और गहराई से बातें करते हैं, लेकिन उसके पहले बेटा हम थोड़ी सी परिभाषा वगैरह लिख लेते हैं ताकि आपका नोट्स प्रॉपर बनते जाए, है ना। तो यहां पर बेटा हम क्या बोल रहे हैं कि जब किसी पीएन संधि के कौन से बेटा पी सिरे को किससे जोड़ते हैं, बैटरी के धन से, बैटरी के धन सिरे से, तथा क्या करेंगे बेटा, तथा एन सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा जाता है, बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा जाता है, सिरे से जोड़ा जाता है, तो बेटा ये क्या कहलाता है, अग्र अभिनति। तो इसे अग्र अभिनति या बेटा अग्रदिशिक बायस भी कह सकते हैं ना, अग्र अभिनति कहते हैं, या ध्यान रखना बेटा अग्रदिशिक बायस कहते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या क्या है, बहुत सारी बातें करना है बेटा मुझे आपसे, एक एक करके सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं। देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जब हमने एक बाहर से बैटरी जोड़े, और बैटरी तो बेटा हमेशा क्या देती, विभवांतर देती, यहां से हमने कुछ विभवांतर आरोपित करे, क्या बोलूंगा बेटा मैं, इस बैटरी के द्वारा मैंने कुछ विभवांतर दिया। अब ये विभवांतर कितना होगा तब धारा प्रवाहित होगी, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते। देखिए ये जो अवक्षय परत थी बेटा, इसमें भी एक विभवांतर था, क्योंकि इसमें आंतरिक विद्युत क्षेत्र था, इसमें भी विभवांतर था। और अब बेटा जब हमने क्या किया, इस तरह से एक बाहर से बैटरी से विभवांतर लगाया, तो ये धन से जुड़ा है, धन 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 धन, तो इसका पी सिरा धन आवेशित हो गया, और बच्चों इसका एन सिरा ऋण आवेशित हो गया, ठीक है। और धन आवेशित होने के कारण, पी सिरा धन आवेशित होने के कारण, और बेटा एन सिरा ऋण आवेशित होने के कारण धन से ऋण की ओर एक और विद्युत क्षेत्र आ गया। क्योंकि ये बाहर से बैटरी लगाने पर आया, इसीलिए बेटा इसको हम बोलेंगे बाह्य विद्युत क्षेत्र, जबकि अंदर जो है वो है आंतरिक विद्युत क्षेत्र, और ये आ गया बेटा बाह्य विद्युत क्षेत्र। अब समझिए, अभी जो हम विद्युत क्षेत्र, आंतरिक विद्युत क्षेत्र जो मैंने बताया था, वो इन आवेश वाहकों की गति का विरोध करता है, इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां आने से रोकता था, और बेटा क्या करता था, और ये होल को यहां से यहां जाने से रोकता था। तो इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां और होल को यहां से यहां जाने के लिए कौन रोक रहा है बेटा, ये जो आंतरिक विद्युत क्षेत्र है। लेकिन क्योंकि अब जो बाह्य विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा इस आंतरिक विद्युत क्षेत्र से तो विपरीत है, इसीलिए ये बाह्य विद्युत क्षेत्र क्या करेगा सर, ये तो आयनों की, सॉरी बेटा आवेश वाहकों की गति का सपोर्ट करेगा। कैसे करेगा, देखो होगा क्या, मैं बड़े आराम से कह सकता हूं, विद्युत क्षेत्र इस तरफ है, तो इलेक्ट्रॉन पे बेटा ये बल लगाएगा इस तरफ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को यहां खींचेगा, और साथ ही साथ होल पे बेटा ये बल लगाएगा इस तरफ, यानी होल को ये यहां भेजना चाहेगा और इलेक्ट्रॉन को यहां भेजना चाहेगा। कौन, ये बाह्य विद्युत क्षेत्र। तो आंतरिक विद्युत क्षेत्र और बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशाएं विपरीत है। आंतरिक विद्युत क्षेत्र बहुसंख्यक आवेश वाहकों की गति का विरोध कर रहा है, जबकि बेटा बाह्य विद्युत क्षेत्र क्या कर रहा है, बहुसंख्यक आवेश वाहकों की गति का सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अब चलेगी किसकी सर, आंतरिक वाले की चलेगी कि बाह्य वाले की, तो बेटा ये तो निर्भर करेगा किस पर, लगाए गए विभव पर, और साथ ही साथ यहां पर बेटा जो विभवांतर है इन दोनों के बीच में, जिसे हमने याद करो मैंने क्या बोला था, इसे हम बोल रहे थे बेटा रोधिका विभव, या विभव प्राचीर, या प्राचीर वोल्टेज। अगर ये प्राचीर वोल्टेज ज्यादा है और बेटा हमारे द्वारा आरोपित किया गया विभवांतर कम है, तो बेटा कम वाले की नहीं चलेगी, चलेगी ज्यादा वाले की, और ये जो ज्यादा वाला है ये इलेक्ट्रॉन और होल की गति का विरोध करेगा, इसका स्वभाव है विरोध करना, तो ये विरोध करेगा। और जब तक बेटा इलेक्ट्रॉन और होल की गति नहीं हो पाएगी तो कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, ठीक है बेटा। लेकिन जैसे ही ये जो आरोपित विभवांतर है इसका मान रोधिका विभवांतर से, रोधिका विभव से ज्यादा हुआ,
बाहर से दिया गया वोल्टेज जैसे ही ज्यादा हुआ तो इसकी चलेगी, मतलब बेटा इसके विद्युत क्षेत्र की चलेगी, मतलब कि फिर इलेक्ट्रॉन और होल का प्रवाह शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन एन से पी की तरफ आएंगे और होल पी से एन की तरफ जाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे बेटा, तो इलेक्ट्रॉन जिस तरफ चलते हैं धारा उसके विपरीत दिशा में जाती है, यानी कि हम कह सकते हैं इस स्थिति में धारा इस दिशा में बहने लगेगी। देखिए इलेक्ट्रॉन जहां जाते हैं धारा हमेशा उसके विपरीत होती है, तो इस दिशा में एक धारा बहने लगेगी। इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहे हैं तो धारा बेटा इस तरफ जाएगी, या ऐसा समझ लो होल इस तरफ जा रहे हैं धारा इस तरफ जाएगी। धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत तथा होल की दिशा के अनुदिश होती है। ठीक है, आती बात समझ में। तो हमने अभी तक ये समझ लिया बेटा कि शुरू में जब हमने ये वोल्टेज बहुत कम लगाया, ये विभवांतर जो लगा रहा हूं मैंने बहुत चिन्ना सा लगाया बेटा, तब तो क्या हुआ, इसने लगाए गए वोल्टेज को खा गया। किसने बेटा? रोधिका विभव ने। ठीक है, रोधिका विभव ने खा गया। लेकिन धीरे धीरे हमने इस वोल्टेज को बढ़ाना शुरू किया, बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, जब तक ये वाला वोल्टेज इस आंतरिक वोल्टेज यानी कि बेटा रोधिका वोल्टेज रोधिका विभव के बराबर था, तब तक तो आवेश वाहक इधर उधर नहीं हो पा रहे थे और धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी। लेकिन बच्चों जैसे ही ये वोल्टेज इस वोल्टेज से बढ़ा, एकदम से बहुत सारी धारा आ गई, एकदम से धारा बहुत तेजी से प्रवाहित होने लगी। क्यों होने लगी बेटा? क्योंकि जैसे ही ये बाह्य वोल्टेज, या बेटा हम बोल सकते हैं क्या, आरोपित विभवांतर किससे बेटा? रोधिका विभवांतर से कैसा हुआ? अधिक हुआ। अधिक हुआ तो इलेक्ट्रॉन और होल का आना जाना शुरू हो गया, खटाक से बेटा एक धारा प्रवाहित होने लगी। आता है समझ में? अब धारा प्रवाहित होने लगी बेटा, इस धारा को हम नाम देते हैं, इस धारा को हम कहते हैं बेटा अग्रधारा। क्या बोलेंगे बच्चों? अग्रधारा। ठीक है, अब एक बात और कर ले। बात यह है बेटा कि इस अवक्षय परत में क्या फर्क पड़ेगा कि जब हम किसी भी पीएन संधि डायोड को कैसे बेटा कैसे जोड़ रहे हैं, अग्र अभिनति में या अग्र दिशिक बायस में जोड़ेंगे, तो उसकी जो परत है, कौन सी परत बेटा? अवक्षय परत या अवक्षय क्षेत्र या ह्रास क्षेत्र है, इसमें क्या फर्क पड़ेगा? क्या इसकी चौड़ाई बढ़ेगी या घटेगी, ये सोचते हैं अपन, है ना। तो देखिए ये है धन, धन क्या करेगा बेटा? इन होल को धक्का मारेगा इधर। ये है ऋण, ऋण इन इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगा इधर, ऋण ऋण में प्रतिकर्षण, धन धन में प्रतिकर्षण होता है। तो ये इस तरह से ऋण क्या करेगा? इन इलेक्ट्रॉन को यहां धकेलेगा, और बेटा धन ये क्या करेगा? इन होल को इधर धकेलेगा धकेलेगा। इससे इलेक्ट्रॉन और होल बेटा ऐसे पास आएंगे 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 आएंगे, और इससे ये जो अवक्षय परत की चौड़ाई है बेटा, ये क्या हो जाएगी? घटेगी। अवक्षय परत की चौड़ाई घटेगी। ठीक है, और जब बेटा अवक्षय परत की चौड़ाई घटेगी तो इससे क्या होगा? तो बड़े आराम से सर मैं कह सकता हूं कि इसकी चौड़ाई घटने से प्रतिरोध घटेगा। क्यों बेटा? क्योंकि क्योंकि चौड़ाई ज्यादा थी तो ज्यादा हिस्से में आवेश वाहक नहीं जा पा रहे थे, ज्यादा हिस्से में धारा नहीं जा पा रही थी, प्रतिरोध ज्यादा था। लेकिन जैसे ही चौड़ाई घटी तो कम हिस्सा आया जहां पे प्रतिरोध है, मतलब बेटा जहां पर धारा में रुकावट है, तो इसलिए हम बोलेंगे प्रतिरोध घट गया। तो दो तीन बातें यहां से हमने सीखे, चलिए उनको लिखते हैं बेटा, फिर आगे और बातें करते हैं। पहली बात जो हमने सीखा, क्या सीखा बेटा? कि अग्र अभिनति में, अग्र अभिनति में क्या होगा बच्चों? अग्र अभिनति में जो अवक्षय क्षेत्र है, यह बेटा ह्रास क्षेत्र है, अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई घटती है। ठीक है ना, क्यों घटती मैंने समझा दिया हूं बेटा, चौड़ाई घटती है। अब ये चौड़ाई जब घटेगी तो इससे होगा क्या सर? जिसके कारण क्या होगा? चौड़ाई घटेगी तो प्रतिरोध घटेगा, है ना। प्रतिरोध घटता है, प्रतिरोध घटता है, यानी कि बेटा अग्र अभिनति में प्रतिरोध कम होता है। ठीक है, अग्र अभिनति में इससे हमें यह शिक्षा प्राप्त होती है कि अग्र अभिनति में क्या होता है बच्चों? प्रतिरोध घटता है। और जब बेटा प्रतिरोध घटेगा तो धारा ज्यादा प्रवाहित होगी, है ना। प्रतिरोध घटता है या सीधे बोलो कम होता है ना, प्रतिरोध कम होता है। अब कम मतलब कितना कम सर?
तो बेटा मैं आपको बता दूं लगभग ये 100 ओम के आसपास होता है, मतलब कि कुछ ओम होता है। अब आप ये रट मत लेना कि अग्र अभिनतिम प्रतिरोध 100 ओम होता है, इसके आसपास मतलब बेटा कि कुछ ओम होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा, ओम में होगा, किलो ओम में नहीं होगा, है ना, कुछ ओम होता है। ठीक है, दूसरी बात हमने क्या सीखे कि जैसे ही आरोपित विभवांतर, कौन सा बेटा, आरोपित विभवांतर किससे बेटा, किससे, रोधिका विभव से अधिक होने पर, रोधिका विभव या विभव प्राचीर भी लिख सकते हो आप, या प्राचीर वोल्टेज से अधिक होने पर क्या होता है बच्चों, बहुसंख्यक आवेश वाहकों, बहुसंख्यक आवेश वाहकों की गति के कारण, यह बेटा के विसरण के कारण भी बोल सकते हो आप, विसरण के कारण क्या देखने को मिलता है हमें, क्या होगा, परिपथ में किस दिशा में बह रही बेटा धारा, ऐसे बह रही सर एन से पी की ओर, है ना, तो परिपथ में एन क्षेत्र से किस तरफ बेटा, पी क्षेत्र की ओर धारा प्रवाहित होने लगती है, धारा प्रवाहित होने लगती है। और क्योंकि बेटा धारा प्रवाहित होने लगी है और हम इस धारा को जिसे क्या कहते हैं बेटा, अग्र धारा कहते हैं, अग्र धारा कहते हैं। अब बेटा एक और बात है कि ये जो अग्र धारा है ये ऐसा नहीं कि सुचालक के बराबर है, थोड़ी बहुत है बेटा, कम है, ये एम्पियर में नहीं है, ये मिली एम्पियर में आएगी, है ना, ये काय में होती है बेटा, मिली एम्पियर में होती है, मतलब कि धारा ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है, मिली एम्पियर में है। ठीक है बेटा, तो इतनी बातें हमने इस कहानी से सीखे। अब मैं एक ग्राफ आपको इसका समझाना चाहता हूं ताकि हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर लें, है ना। ग्राफ समझते हैं बेटा, ग्राफ को ध्यान से समझेंगे। एक काम करता हूं, ग्राफ को समझाने के लिए मैं यहां पर, क्योंकि हमें इस डायग्राम की आवश्यकता पड़ेगी, यहां पर जगह बना लेता हूं और हम अपने ग्राफ को भी समझ लेंगे। यहां पर बेटा एक्चुअल में ग्राफ समझने का हमारा मकसद क्या है, ग्राफ समझने का हमारा मकसद है कि कैसे वोल्टेज बदलने पर, कैसे बेटा विभवांतर बदलने पर धारा प्रवाहित होगी या धारा का मान बदलेगा, उस बात को हम समझना चाह रहे हैं। अगर बेटा अभी मैं इसकी बात ना करूं, अभी मैं एक सामान्यतः एक तार की बात करूं, एक सुचालक की बात करूं, तो बच्चों हमने सुचालक के लिए पढ़ा है ये ओम का नियम कि जब हम V और I के बीच में ग्राफ बनाते हैं, किस किस के बीच में बेटा, V और I के बीच में ग्राफ बनाते हैं, तो V और I का जो ग्राफ होता है बच्चों, ये होता है मूल बिंदु से गुजरने वाली एक सरल रेखा। ये मूल बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा हमें क्या बता रही है बेटा, तो ये चीख चीख करके बता रही है कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा यानी विभवांतर बढ़ेगा, उसी अनुपात में धारा बढ़ेगी, यानी बेटा V समानुपाती है I के। ये क्या बता रहा है, V समानुपाती है I के, मतलब बेटा जैसे जैसे आप विभवांतर बढ़ाओगे उसी अनुपात में धारा भी बढ़ती चली जाएगी। अब बच्चों एक और बात, अब मान के चलो इसका ये जो कोण है, ये कोण कितना है, थीटा। कुछ सिखाना चाह रहा हूं मैं, ध्यान से देखें बेटा। अब हमने क्या किया, मान लो यहां पर कुछ विभवांतर है V और उसी समय बेटा कुछ धारा है I, ठीक है। जब हमने विभवांतर कितना लगाया बच्चों, V विभवांतर लगाया, तो कुछ धारा प्रवाहित हुई, जिसको हम कितना बोल रहे हैं, I धारा प्रवाहित हुई मान के चलो, ठीक है। इस तरीके से ये हमें मिला। अब इसके लिए ये तो है बेटा धारा I और ये है विभवांतर V, ये I है तो ये वाली वैल्यू भी I होगी। और इसके लिए अब आप टेन थीटा निकाल के देखो बेटा, बहुत अच्छी बात सिखा रहा हूं। टेन थीटा क्या होगा, हम बोल सकते हैं बेटा टेन थीटा क्या होता है, आधार लंब बटे आधार।
लंब मतलब कितना है बेटा, यहां देखिए आई है लंब और आधार है v, टेन थीटा होगा आई बटे v। यानी कि बच्चों यहां से अगर मैं लिखना चाहूं v बटे, हमने तो क्या पढ़ा है, v बराबर होता है आई आर, ये हमने पढ़ रखा था, आर प्रतिरोध था बेटा, या v बटे आई बराबर क्या था आर, या बच्चों हम बोल सकते हैं आई बराबर वी क्या होगा, एक बटे आर। यहां देखिए टेन थीटा क्या आया है, आई बटे वी, तो टेन थीटा आया है आई बटे वी, जो कि कितना होता है बेटा, एक बटे आर। यानी कि हम बोल सकते हैं कि यह है एक बटे आर के बराबर। एक बटे आर मतलब बेटा प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, चालकता। यानी कि यह फिलहाल चालकता के बराबर है। यानी हम कह सकते हैं बेटा, इससे हमें शिक्षा क्या प्राप्त होती है कि जब हम V तथा I के बीच में ग्राफ बनाएंगे, V तथा I का ग्राफ, V तथा I के ग्राफ का टेन थीटा मतलब क्या है बेटा, टेन थीटा मतलब होता है ढाल, है ना, ग्राफ का ढाल। टेन थीटा मतलब स्लोप, यानी कि बेटा ढाल होता है, या प्रवणता बोलते हैं अपन, है ना, का ढाल, यानी कि बच्चों प्रवणता। प्रवणता किसको प्रदर्शित करती है, हम कहेंगे V तथा I की जो टेन थीटा है वो बेटा S मतलब चालकता को प्रदर्शित करती है, चालकता को प्रदर्शित करती है, या बेटा हम बोल सकते हैं प्रतिरोध के व्युत्क्रम को प्रदर्शित करती है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को प्रदर्शित करती है। तो ये तो बेटा अभी मैंने बात किया किसके लिए, प्रदर्शित करती है, ये बात मैंने सामान्य सुचालक के लिए किया, जो कि हम ओम के नियम में पहले भी पढ़ चुके हैं। और एक बार फिर से लेकिन मैंने बता दिया ताकि आपको कोई दिक्कत इसमें ना हो। ये हो गया, लेकिन बेटा यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर ग्राफ ऐसा नहीं बनेगा। ये जो पीएन संधि है उसमें ऐसी मूल बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा नहीं है। क्यों नहीं है सर, क्योंकि देख, जब विभव शून्य था धारा भी शून्य थी, लेकिन इसमें क्या हुआ, जैसे ही विभव इतना सा बढ़ा है, चिन्ना सा बढ़ा है, यहां पर बेटा धारा एकदम से नहीं बढ़ी। क्यों, क्योंकि शुरुआत में अगर मैं ये एरो लगा रहा हूं, इसका मतलब हम विभवांतर को बदल रहे हैं, परिवर्तित विभवांतर है, परिवर्तनशील विभवांतर। तो जब बेटा विभवांतर शुरू में था बहुत ज्यादा कम, यानी जीरो था, तो धारा भी जीरो, लेकिन जैसे मैंने थोड़ा सा विभवांतर लगाया, धारा अभी भी बहुत कम होगी। क्यों होगी, क्योंकि सर ये वाला विद्युत क्षेत्र इसे खा जाएगा, यानी कि रोधिका विभवांतर, रोधिका विभव इस विभवांतर को खा जाएगा। थोड़ा बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, एक बिंदु आया जब इस विभवांतर का मान रोधिका विभव के बराबर हो गया, तब तक कोई धारा नहीं आई। धारा बेटा बहुत नाम मात्र की, अब जो नाम मात्र की आई है वो एक्चुअल में इसके बहुसंख्यक आवेश नहीं, लेकिन बेटा अल्पसंख्यक आवेश के कारण आ गई, जिसको हमने अनुगमन धारा भी बोला है। थोड़ी बहुत वो धारा आ गई, बाकी बेटा धारा भी लगभग शून्य के ही आसपास है। जैसे ही लेकिन इसका मान हमने किससे बढ़ाए, रोधिका विभव से ज्यादा करे, तो बेटा तुरंत ही धारा एकदम से बहुत बढ़ गई। तो इसीलिए ग्राफ थोड़ा अलग तरीके का होगा, अलग तरीके से इसे हम बनाते हैं। चलिए देखते हैं कि आखिर कैसा होगा इसके लिए वी आई का ग्राफ। तो वी आई मतलब बेटा वोल्टेज और धारा के बीच में हम ग्राफ बनाना चाह रहे हैं। मान लो बच्चों ये है हमारा धारा, धारा वाली अक्ष है, और ये हो गया वोल्टेज, ठीक है, ये हो गई धारा और बेटा ये हो गया वोल्टेज। अब सुनो आप ध्यान से, हमने क्या किया, यहां पर धारा का मान कितना है बेटा, शून्य, और वोल्टेज भी कितना है, शून्य। थोड़ा सा वोल्टेज दिया, धारा बेटा शून्य है, शून्य है, शून्य है, मतलब थोड़ी देर तक तो धारा लगभग शून्य है। हालांकि इसको हल्का सा ऊपर भी बना लोगे कोई गलत नहीं बेटा, अनुगमन धारा होती, ये बात हमें पता है, लेकिन लगभग शून्य में मान रहा हूं, या चाहूं तो मैं हल्की सी धारा बना लेता हूं, क्योंकि अनुगमन धारा तो चालू हो जाती है। तो शुरुआत में धारा हल्की 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 बढ़ रही है बेटा, बिल्कुल हल्की 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 बढ़ रही है, और जैसे ही जो हमने वोल्टेज दी उसका मान रोधिका विभव मतलब बेटा वीबी के बराबर हो गया। मान लो यहां तक विभव कितना है, वीबी के बराबर, तो यहां तक धारा बहुत कम है। लेकिन बच्चों जैसे ही हम इसके आगे बढ़े तो एकदम से सर धारा इस तरह से बढ़ गई, ऐसा ग्राफ मिलेगा। सीधी रेखा, सरल रेखा ग्राफ नहीं है बेटा, इसमें ग्राफ इस तरह का कर्व यानी कि वक्री ग्राफ है। ये वक्री ग्राफ आपको क्या बता रहा है कि जब तक हमारा विभवांतर बेटा वीबी के आसपास है,
तब तक तो धारा बिल्कुल चिन्नी सी है, हल्की सी है, जो कि अनुगमन धारा है। बहुसंख्यक आवेश वाहक का तो इधर से उधर जाना हो ही नहीं पा रहा है, तो इसलिए उनसे तो कोई धारा आएगी नहीं। लेकिन अल्पसंख्यक आवेश वाहक से धारा आ गई बेटा, हल्की फुल्की धारा आ चुकी है। ठीक है, अब क्या कर रहा हूं मैं, जैसे ही इसके बाद विभवांतर को हमने बढ़ाया, तो बेटा जैसे ही इसके बाद विभवांतर को बढ़ाया, धारा एकदम से उत्पन्न हो गई, धारा एकदम से बहुत तेजी से बढ़ गई। आता है समझ में? तो ये होता है अग्र दिशिक या बेटा अग्र अभिनति का ग्राफ। अब कुछ और छोटी छोटी एक दो बातें मैं इस ग्राफ से आपको बताना चाह रहा हूं। बात ऐसी बेटा, ये तो VB है जहां पर धारा का मान बहुत कम था। ठीक है, फिर हमने यहां पर वोल्टेज बढ़ाए, धारा बढ़ी, वोल्टेज बढ़ाए, धारा बढ़ी, वोल्टेज बढ़ाए, धारा बढ़ी। ठीक है बेटा, वोल्टेज बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, धारा बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। मान के चलो बेटा, हर एक बिंदु पे मैं दिखा रहा हूं आपको, इस बिंदु पे धारा इतनी तो वोल्टेज इतना, इस पे धारा इतनी तो वोल्टेज इतना, इस पे धारा इतनी तो वोल्टेज इतना। ठीक है, अब इसमें आप ध्यान से देखो, यहां पर ये जो पॉइंट है, ये बिंदु है, दूसरा बिंदु ये है बेटा, तीसरा बिंदु ये। किसका ढाल बेटा, किसका स्लोप यानी कि ढाल यानी कि प्रवणता अधिक है? तो आप बड़ा आसान है कि आप बेटा देखो, ऊपर वाले बिंदु का ढाल ज्यादा है, नीचे वाले बिंदु के लिए ढाल बहुत कम है। इसका ढाल ज्यादा है और ये ढाल हमें क्या बताता है बेटा, टेन थीटा। टेन थीटा क्या बताता है, 1/r। अगर इसका ढाल ज्यादा है मतलब टेन थीटा ज्यादा है, मतलब 1/r ज्यादा है, मतलब r कम है। मतलब बेटा जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे इसका आर कम होते जाएगा, प्रतिरोध कम होते जाएगा। होना ही था बेटा, क्योंकि प्रतिरोध कम क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो, वोल्टेज बढ़ाने से जो आपका अपक्षय परत है या बेटा अपक्षय क्षेत्र है, उसकी चौड़ाई घट रही है। ठीक है ना, तो ये था आपका अग्र अभिनति के बारे में, मैंने एक एक करके सारी बातें बताया। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं हम, और अब दूसरे प्रकार को समझते हैं इसके, जिसको हमने नाम दिया था क्या, पश्च अभिनति। पश्च अभिनति, या बेटा इसे हम बोल रहे हैं क्या, उत्क्रम अभिनति। उत्क्रम अभिनति या बेटा पश्च दिशिक बायस। ठीक है, हेडिंग डाल लेंगे आप। तो इसमें क्या होगा, अब बेटा उल्टा उल्टा होगा। उल्टा उल्टा कैसा, कि अब हमारे पास जो पीएन संधि है, पीएन संधि है बेटा, उसका पी सिरा जोड़ेंगे ऋण से और एन सिरा जोड़ेंगे बच्चों धन से। मान के चलो ये है मेरे पास पीएन संधि, तो क्या बोल रहा हूं बेटा मैं, पी सिरा जोड़ेंगे ऋण से और बच्चों एन सिरा जोड़ेंगे किससे, धन से। ये है, मान के चलिए यहां पर पी प्रकार है, मतलब कि बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन है बेटा, यहां पर होल है। ऐसे होल हमने बहुत सारे बना दिए। बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन है, होल है। लेकिन बेटा इक्का दुक्का अल्पसंख्यक आवेश वाहक भी है, यानी कि स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन। और वहीं हमने दूसरी तरफ बना दिए क्या बेटा, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन, जो कि बहुसंख्यक आवेश वाहक है, लेकिन बेटा अल्पसंख्यक आवेश वाहक के रूप में इक्का दुक्का होल है। होल यहां पर अल्पसंख्यक है और इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक, जबकि यहां होल बहुसंख्यक है और इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक है। तो इस तरह से बनता है पीएन संधि। और बेटा ये बहुत सारी बातें तो अब मैं बार बार बता चुका हूं कि पी वाले सिरे में ऋण आयन इकट्ठे होंगे, एन वाले सिरे में धन आयन इकट्ठे होंगे। इससे एक विद्युत क्षेत्र आएगा, कहां से कहां बेटा, पी से, सॉरी बेटा धन से ऋण की ओर, यानी एन से पी की ओर आंतरिक विद्युत क्षेत्र ई आ जाएगा। और इस आंतरिक विद्युत क्षेत्र के कारण आयनों की गति, सॉरी बेटा आयनों नहीं, इन होल और इलेक्ट्रॉनों की गति यानी कि बहुसंख्यक आवेश वाहकों की गति रुक जाएगी और इनके कारण कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। हाँ बेटा ये जरूर होगा कि इक्का दुक्का होल और इलेक्ट्रॉन का विसरण तो हो ही चुका होगा पहले ही, है ना। तो कोई इलेक्ट्रॉन यहां आ गया होगा एन से पी की तरफ, और बेटा कोई होल आ गया होगा पी से एन की तरफ। ठीक है, अब हमने इसको एक बैटरी से जोड़ा। लेकिन बेटा जब हम पश्चिम दिशिक बायस पढ़ रहे हैं, तो अब क्या करेंगे बच्चों, बैटरी से जोड़ेंगे इस तरीके से कि पी को जोड़ेंगे ऋण से और बच्चों एन को जोड़ेंगे धन से। जब किसी पीएन संधि का या बेटा पीएन संधि डायोड का
कौन सा सिरा बच्चों? पी सिरा ऋण से जोड़ते हैं और एन सिरा धन से जोड़ते हैं, तो इससे जो आ, बनता है बेटा ये परिपथ, इसे ही हम बोलते हैं क्या? पश्च दिशिक बायस या बेटा पश्च अभिनति या उत्क्रम अभिनति। तो अब इसमें होगा क्या, चलिए देखते हैं। तो जब बेटा ये ऋण से जुड़ा है, ऋण ऋण ऋण, तो इसमें भी ऋण आ गया, और ये जो एन है धन से जुड़ा है तो इसमें भी धन आ गया। तो जब बेटा यहां धन है और यहां ऋण है, तो धन से ऋण की ओर कहां कहां बेटा? धन से ऋण की ओर एक बाह्य विद्युत क्षेत्र आ गया। क्या उत्पन्न हो गया बच्चों? एक बाह्य विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। ये आ गया क्या बेटा? बाह्य विद्युत क्षेत्र। अब बच्चों ये बाह्य विद्युत क्षेत्र क्या करेगा? क्या ये बहुसंख्यक आवेश वाहकों की गति को सपोर्ट करेगा या ये भी विरोध करेगा? तो शायद बेटा आपको समझ में आई होगी बात। जब आंतरिक विद्युत क्षेत्र इस दिशा में था तो ये बेटा विरोध कर रहा था, यानी इलेक्ट्रॉन और होल को एक दूसरे की तरफ आने जाने नहीं दे रहा था। तो ये भी तो उसी तरफ है बेटा, तो ये जो बाह्य विद्युत क्षेत्र इस बार ये सपोर्ट नहीं करेगा, ये भी बेटा विरोध करेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र इस तरफ है, कोई इलेक्ट्रॉन यहां आएगा तो इस पर बल वहां लगेगा, वापस भग जाएगा। तो कुल मिला के बेटा चाहे आंतरिक विद्युत क्षेत्र हो चाहे बाह्य विद्युत क्षेत्र हो, दोनों मिलकर के इलेक्ट्रॉन तथा होल के विसरण को रोकेंगे, इलेक्ट्रॉन तथा होल की गति को रोकेंगे। तो बेटा यहां तो कोई धारा इनके कारण आएगी ही नहीं। समझ में आ रही बात? तो मतलब बेटा बहुसंख्यक आवेश वाहक अपनी जगह से हिल भी नहीं पाएंगे, और जिसके कारण कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। लेकिन जैसे कि मैं बोलता हूं बेटा यहां इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक है, लेकिन इक्का दुक्का होल भी है। क्या बोला बेटा मैंने? इक्का दुक्का होल है जो कि अल्पसंख्यक आवेश वाहक है, और इसी तरह से बेटा यहां पर इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन है जो कि अल्पसंख्यक आवेश वाहक है। तो क्या होगा? ये जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक है, ये जो बाह्य विद्युत क्षेत्र है, अल्पसंख्यक आवेश वाहक, यहां का कौन है बेटा? इलेक्ट्रॉन, और यहां का अल्पसंख्यक आवेश वाहक है होल। तो ये जो बाह्य विद्युत क्षेत्र है ये क्या करेगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन पर बल लगाएगा इस तरफ और होल पर बल लगाएगा इस तरफ, जिसके कारण बहुसंख्यक आवेश वाहक तो इधर उधर नहीं जाएंगे, लेकिन अल्पसंख्यक आवेश वाहक इधर उधर चले जाएंगे बेटा। और इसके कारण थोड़ी सी छोटी सी धारा उत्पन्न होगी, जिसे हम बोलेंगे संतृप्त धारा। क्यों सर छोटी सी धारा क्यों बोल रहे हैं आप? तो बेटा थोड़ी सी धारा इसलिए होगी क्योंकि ये कौन है? अल्पसंख्यक आवेश वाहक, मतलब कि कम संख्या में, और कम संख्या में होने के कारण इनके द्वारा प्रवाहित की गई धारा भी बहुत कम होगी। तो इस तरह से हम कहेंगे, अब देख बेटा इलेक्ट्रॉन इस तरफ भाग रहा है, मतलब धारा किस तरफ जाएगी? धारा बेटा इस तरफ जाएगी, लेकिन ये धारा बहुत कम होगी, चिन्नी सी होगी, थोड़ी सी होगी बेटा। इस धारा को हम क्या बोलते हैं? संतृप्त धारा। ठीक है। अब एक और बात सोचो कि ये जो अवक्षय परत है इसकी चौड़ाई के बारे में बात करें तो देख बेटा ये ऋण है और होल में है धन, तो ये ऋण होल को अपने तरफ खींचेगा, और ये धन है इलेक्ट्रॉन है, तो ये धन इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। कैसे बेटा? यहां है होल और यहां लगा है ऋण, तो ये ऋण होल को खींचेगा, और यहां है इलेक्ट्रॉन और यहां लगा है धन, तो धन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। इससे बेटा अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ेगी। चौड़ाई बढ़ेगी मतलब कि ज्यादा क्षेत्र होगा जहां पर आवेश वाहक नहीं होंगे, यानी कि प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए दो चार बातें पहले लिखते हैं। अच्छा, इसी डायग्राम को बेटा हम चाहे तो ऐसे भी बना सकते थे, इतना बड़ा नहीं बनाना है तो आप ऐसे भी बनाओगे, आगे चल के हम ऐसे ही बनाएंगे बेटा। और नीट और जेई में जो प्रश्न मिलेंगे वो भी ऐसे चित्र के साथ ही मिलेंगे। इस बार बच्चों हमने बैटरी के ऋण को पी से जोड़े हैं, बैटरी के ऋण को पी से जोड़े हैं, और बेटा बैटरी के धन को एन से जोड़े हैं, जबकि इसके पहले उल्टा काम करे थे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सारी बातें हम नोट करते चलते हैं। पहली बात तो हमने क्या बोले बेटा कि जब पीएन संधि का कौन सा सिरा? पी सिरा किससे बेटा? बैटरी के ऋण से, बैटरी के ऋण सिरे से, ऋण सिरे से, तथा एन सिरा बैटरी के
कौन से बेटा? धन सिरे से जोड़ा जाता है, धन सिरे से जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है, तो इसे क्या कहेंगे बेटा? तो इसे पश्च दिशिक बायस या बेटा पश्च अभिनति या उत्क्रम अभिनति कहते हैं, नति कहते हैं। ठीक है। अब इसमें जो बाह्य विद्युत क्षेत्र है बेटा उसकी दिशा और आंतरिक विद्युत क्षेत्र की दिशा एक सी है, जिसके कारण क्या होगा? इसमें बाह्य विद्युत क्षेत्र, बाह्य तथा आंतरिक दोनों मिलके बेटा, है ना, बाह्य तथा आंतरिक विद्युत क्षेत्र बहुसंख्यक आवेश वाहकों, बहुसंख्यक आवेश वाहकों का विसरण या बेटा की गति भी बोल सकते हो, विसरण भी बोल सकते हो, का विरोध करते यानी कि बेटा रोकते हैं, और जिसके कारण कोई धारा नहीं होती है ना, विरोध करते हैं, अतः बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण धारा नहीं होती है। बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो ऐसे में क्या होता है बेटा? ऐसे में अल्पसंख्यक आवेश वाहक जिम्मेदारी लेते हैं अपने ऊपर, और जिम्मेदारी लेते हुए बेटा क्या करते? थोड़ी बहुत धारा प्रवाहित करने लगते हैं, है ना। अल्पसंख्यक आवेश वाहक क्या करेंगे बेटा? आंतरिक तथा बाह्य विद्युत क्षेत्र से विसरण करते हुए सूक्ष्म धारा, विसरण करते हुए सूक्ष्म धारा, सूक्ष्म मतलब थोड़ी सी धारा बेटा, है ना, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी बिल्कुल धारा प्रवाहित करते हैं, प्रवाहित करते हैं, जिसे नाम देते बेटा हम संतृप्त धारा, संतृप्त धारा, या बेटा कभी कभी इसे हम व्युत्क्रम धारा भी कहते हैं, व्युत्क्रम धारा, या बेटा संतृप्त धारा भी बोलेंगे, व्युत्क्रम धारा भी बोलेंगे, या बेटा पश्च धारा भी कहते हैं, है ना। क्या बोलेंगे? पश्च धारा, उत्क्रम धारा, या पश्च धारा, उत्क्रम नहीं, सॉरी, व्युत्क्रम बेटा, है ना। आप तो एक ही लिख लो, ठीक है, अब आप समझ गए, मैंने नाम बता दिया, विशेष तौर पे संतृप्त धारा कहते हैं, ठीक है। अब बच्चों ये हो गया। फिर एक और बात कि इसमें क्या होता है, किसमें? अग्र नहीं बेटा, पश्च अभिनति या उत्क्रम अभिनति में क्या होता है? इसमें बेटा जो अपना कौन सा क्षेत्र है? अपक्षय क्षेत्र, अपक्षय क्षेत्र की चौड़ाई घटने के कारण, घटने के कारण क्या होगा बच्चों? अक्षय क्षेत्र की चौड़ाई घटने, नहीं 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 बेटा, व्युत्क्रम है, बढ़ने के कारण, है ना, बढ़ने के कारण क्या होगा? प्रतिरोध भी बढ़ता है, प्रतिरोध भी बढ़ता है, और बच्चों इनका जो प्रतिरोध है बहुत अधिक होता है ना, इनका प्रतिरोध अत्यधिक होता है, किनका? पश्च अभिनति या बेटा पश्च दिशिक बायस का प्रतिरोध,
इनका प्रतिरोध अत्याधिक होता है। अत्याधिक कहने का मतलब बेटा ये होगा किलो ओम के रेंज में, ठीक है। वो इसके पहले वाला हमने देखे थे ओम में होता है, ये होता है किलो ओम में होता है। तथा धारा होती है काय में बेटा, मिली एम्पियर में थी पहले, अब होगी माइक्रो एम्पियर में, ठीक है। काय में होगी बेटा माइक्रो एम्पियर, ध्यान रखना ये होगी माइक्रो एम्पियर, यानी कि और कम, बिल्कुल सूक्ष्म धारा, छोटी सी धारा। अब जैसा ग्राफ हमने इसके पहले बनाए थे वैसा ही ग्राफ हम बना लेते बेटा, या हम अब एक बार देखते दोनों के लिए एक साथ ग्राफ, है ना। दोनों के लिए एक साथ हम एक ग्राफ देखना चाह रहे हैं ताकि हम बहुत कुछ समझ सके इसके बारे में। किस किस के बीच में बन रहा है बेटा ग्राफ? V और I के बीच में। अग्रविनति में हमने देखा था कि जब धारा का मान शून्य है, विभवांतर का मान भी शून्य है, तो यहां पर बेटा मूल बिंदु में है हम। विभवांतर यहां पर शून्य है और धारा भी क्या है? शून्य है। लेकिन विभवांतर जब हम बढ़ाते हैं तो बेटा विभवांतर बढ़ाने पर धारा थोड़ी देर तो लगभग शून्य होती है, शून्य या शून्य के आसपास होती है बेटा, है ना। लेकिन जैसे ही इसका मान रोधिका विभव VB से अधिक होता है, वैसे ही बेटा क्या होती है? एकदम से धारा बहुत बढ़ जाती है, धारा का मान एकदम से बढ़ने लगता है और कुछ इस तरह का बेटा ग्राफ प्राप्त होता है। अगर ये ग्राफ सरल रेखा होता तो हम बोल देते V और I समानुपाती, लेकिन फिलहाल बेटा समानुपाती नहीं है, क्योंकि शुरुआत में विभवांतर बढ़ाने पर धारा लगभग शून्य थी, फिर बेटा धीरे धीरे एकदम से बहुत तेजी से बढ़ गई। जबकि अब हम बात करें किसकी? पश्च अभिनति की। ये थी बेटा अग्रविनति के चित्र। अब बच्चों हम पश्च अभिनति को देखें तो इसमें हम क्या करते हैं? विभवांतर की दिशा बदलते हैं। दिशा बदलेंगे मतलब नीचे की तरफ, और जैसे ही बेटा विभवांतर की दिशा बदलते हैं तो करंट बिल्कुल चन्ना मुन्ना सा करंट, बिल्कुल नन्ना मुन्ना सा करंट मिलता है। और ये जो धारा मिलती है हमें, ये जो बेटा छोटी सी धारा मिली है हमें, ये होती है माइक्रो एम्पियर में, जबकि इसकी जो धारा होगी बेटा, इसकी धारा होती है मिली एम्पियर में, ठीक है। ये किसके लिए होगा ये ग्राफ? ये होगा बेटा पश्च दिशिक बायस या पश्च अभिनति के लिए। ये अग्रभिनति के लिए और बेटा ये पश्च अभिनति के लिए। यहां पर एक बात मैं बता दूं कि जब हम क्या करते हैं बेटा, जब हम यहां पर जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं तो शुरू में वोल्टेज बढ़ाने पर धारा लगभग बेटा शून्य रहती, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा और बढ़ाए तो एकदम से बहुत बढ़ जाती। ये जो बिंदु है जहां पर धारा बेटा बहुत कम थी और इसके बाद एकदम से बढ़ गई, यानी कि जहां पर विभवांतर रोधिका विभव के बराबर हो गया, इसको हम बोलते हैं क्या? जेनर बिंदु। क्या बोलते हैं बेटा? जेनर बिंदु। और इस समय जो धारा होती है उसे हम बोलते हैं जेनर धारा। जेनर बिंदु, यह बेटा कई बार किताबों में से जेनर जानू भी लिखा होता है ना। अब वो जानू बेटा जो भी है आप देख लेना, है ना। तो ये हो गया, बहुत बड़ी बातें नहीं है बेटा, छोटी छोटी बातें। इसमें एक बात हम देखना चाह रहे हैं कि सर जैसे जैसे मैं वोल्टेज को बदल रहा हूं, यानी वोल्टेज यहां पर बेटा विभवांतर स्थिर नहीं है, विभवांतर लगातार हम बदल रहे हैं। विभवांतर बदल रहे हैं इसका क्या मतलब होगा बेटा? कि यानी कि यहां पर प्रतिरोध भी लगातार बदलेगा, और प्रतिरोध लगातार बदलता है बेटा, तो ऐसे प्रतिरोध को अपन गतिक प्रतिरोध कहते हैं। तो चलिए अगली टर्म जो कि इंपॉर्टेंट है बेटा, हो सकता है आपको पूछ लिया जाए कि भाई साहब गतिक प्रतिरोध क्या होगा बताइए, तो हम बता देंगे बेटा। गतिक प्रतिरोध, गतिक प्रतिरोध मतलब जब प्रतिरोध बदलते रहता है, प्रतिरोध के मान में परिवर्तन होता है। क्यों? क्योंकि वोल्टेज भी परिवर्तित होता है तो धारा भी परिवर्तित होती, तो प्रतिरोध भी परिवर्तित होता है। तो ऐसे में क्या होगा बेटा, हम गतिक प्रतिरोध को परिभाषित करेंगे। चलिए देखते हैं गतिक प्रतिरोध के लिए कहानी को समझते हैं। याद करिए हम बनाते थे बेटा इस तरह से एक, क्या बनाते थे, ऐसा अपन ने मान लो इस बिंदु पर लिया और इस बिंदु पर कुछ ना कुछ प्रतिरोध है, फिर हमने वोल्टेज बढ़ाए, धारा भी बढ़ी, और फिर इस पे भी बेटा हमने इस तरह का बनाया। ऐसे हम अलग अलग दिशा में बना सकते हैं, और इसके साथ साथ वोल्टेज का मान भी हमने ऐसा दिखाया बेटा, ठीक है। यहां पर वोल्टेज का मान इतना है,
मान के चलो ये कोण बेटा कितना मान रहा हूं मैं, थीटा। ये कोण कितना है बच्चों, थीटा। तो पहले वोल्टेज कितना था इस बिंदु पर बेटा, देखो वोल्टेज है कुछ V, ठीक है, और इस बिंदु पर धारा कितनी है बेटा, कुछ धारा है I, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इस बिंदु पर कुछ वोल्टेज है V और धारा है I। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, सॉरी मैं इस बिंदु पर हूं, वोल्टेज यहां V है और धारा I है, वोल्टेज को और बढ़ा रहा हूं। फिर से देखो बेटा, ये बिंदु पे वोल्टेज कितना है V, और जैसे ही बच्चों इस बिंदु पे वोल्टेज है V, तो इसके सापेक्ष यहां पे धारा कितनी है I, ठीक है, यहां V है, ये सारे V को हटा रहा हूं मैं, देखते चलिए। देखिए यहां वोल्टेज है V तो धारा है बेटा I, यहां जाके वोल्टेज हुआ V प्लस dV, वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ गया, तो बिल्कुल बेटा पक्की बात है कि धारा भी थोड़ी सी बढ़ गई। धारा कितनी हो गई, I से बढ़ के बेटा I प्लस DI। समझ में आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में बच्चों, ऐसी स्थिति में अगर हमने ये कोण थीटा माना है, ये वाला कोण कितना माना है, थीटा माना है, और मैं टेन थीटा निकालने के मूड में हूं, लेकिन उसके पहले बेटा मैं आपको दिखाऊं ये वाला परिवर्तन और साथ ही साथ बच्चों ये वाला परिवर्तन, है ना। तो ये वाला परिवर्तन कितना होगा, देखो पहले यहां तक था V, फिर हो गया V प्लस dV, मतलब ये हो गया dV, ये था I, फिर ये हो गया I प्लस DI, मतलब ये है DI, तो बेटा ये भी होगा DI। अब ये कोण थीटा है, तो बच्चों पक्की बात है, क्या बात पक्की है, कि अगर यहां से मैं ऐसा बनाऊं तो ये कोण भी थीटा होगा। अगर ये थीटा बेटा तो ये कोण भी कितना होगा, थीटा। और अगर ये कोण थीटा होगा बेटा तो मैं यहां पर टेन थीटा निकाल सकता हूं क्या, देखिए ये है dV, ये है DI और ये है थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा मेरे बच्चों, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, मतलब DI बटे dV, DI बटे dV। और बेटा आपको मैंने पहले ही बताया कि टेन थीटा किसको प्रदर्शित करता है, 1/r को, और DI बटे dV, या बेटा R बराबर क्या हो जाएगा, dV बटे DI। इस dV बटे DI को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, गतिक प्रतिरोध। ये जो R बराबर dV बटे DI आए, यही कहलाता है क्या बेटा, गतिक प्रतिरोध। जब क्या होता है, हम किसी पीएन संधि डायोड में क्या करते हैं बेटा, विभवांतर का मान बदलते हैं, तो धारा का मान भी लगातार बदलता है, लेकिन धारा और विभवांतर एक दूसरे के समानुपाती नहीं होते। तो ऐसे में विभवांतर में परिवर्तन तथा धारा में परिवर्तन के अनुपात को हम गतिक प्रतिरोध कहते हैं। और बेटा क्योंकि यहां पर प्रतिरोध और सॉरी धारा और विभवांतर, धारा और विभवांतर का ग्राफ सरल रेखा नहीं है, मतलब कि ये ओम के नियम का पालन नहीं करेगा, और ऐसे बेटा परिपथ को हम बोलते हैं अनओमीय परिपथ, अनओमी या बेटा नॉन ओमिक परिपथ, अनओमिक या नॉन ओमिक परिपथ। जबकि कोई सुचालक रहता है तो बेटा ओम के नियम का पालन करता है, और उसे हम बोलते हैं ओमीय परिपथ, या बेटा उसके प्रतिरोध को बोलते हैं ओमीय प्रतिरोध, और इसके प्रतिरोध को बोलेंगे नॉन ओमिक या बेटा अनओमिक प्रतिरोध। तो ये सारी बातें बेटा आज हमने यहां पर समझ ली, किसके लिए, पीएन संधि में कैसे हम अभिनति करेंगे या बेटा बायस करेंगे। तो यहां पर चैप्टर हमने लगभग बेटा बहुत सारा पढ़ लिया, बस अब इसका लगभग मान के चलिए 25% पार्ट बचा हुआ है, जिसके लिए मैं आगे चल के आपको अगले वीडियो में मिलेंगे हम। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।